सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज फिर से हम करेंगे कैचिंग प्रैक्टिस। तो अभी हम करते हैं कैमरा सेट, तब तक आप देखो मेरा वन हैंड कैच। अरे यार, कैचिंग गया। तो चलो गाइस, चलते हैं। सो आप हॉकी बॉल देख लो पहले। तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान में सभी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत हो। दूसरी शर्त यह है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर अंकुश लगाए। तीसरी शर्त यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का अंत हो, या प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब हमास, हुती और हिजबुल्लाह है, जो हमेशा ईरान के साथ रहा है, जो ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की एक मुसीबत ये भी है कि वहाँ शहर शहर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान पर कत्लेआम की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर IRGC के कमांडर फायरिंग कर रहे हैं। खामेनेई के गृह शहर मशहद में भी कई प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई है। वहीं तेहरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। ईरान के कई शहरों में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। कई जगह पर सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प की हुई है। शुरू कर देते हैं। बात करते हैं UGC के नए नियम के विरोध वाली उस खबर पर, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, चाय की दुकानों पर, सड़कों पर, यूनिवर्सिटी कैंपस में और पॉलिटिकल सर्कल में काफी चर्चा में थी। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पावर ब्रेक लगा दिया, यानी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज UGC के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुनवाई की और पहली ही सुनवाई में ये माना कि नए नियम में खामी है, इसलिए इसे रोका जाए। यानी 13 जनवरी को जो नियम आया, 29 जनवरी को उस पर रोक लग गई, वो भी सिर्फ 55 मिनट की सुनवाई है। UGC के नए नियम पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, UGC के नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है, नए दिशा निर्देशों में समाज को बांटने की क्षमता है। केंद्र सरकार नियमों में सुधार के लिए कमेटी गठित करे। फिलहाल 2012 में UGC के बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे। दरअसल 13 जनवरी को आए इस नियम के खिलाफ स्पिन भी करेंगे अभी ये बॉल चेंज है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से इस बात का डर जताया गया था कि ये नियम सामान्य वर्ग से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देगा और नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम नियम 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। ये पूरी तरह से संकीर्ण है। इसमें मान लिया गया है कि केवल खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। इस पर से जैन ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा पर ही जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा, हम समाज में निष्पक्षता और समावेशिता लाने के लिए प्रयासरत हैं। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हो। संविधान कहता है कि कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून, उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय क्योंकि देखो, बाउंडली इध तप्पल छोड़ो। हाँ, लोग राजनीति कर रहे थे, वो घटिया राजनीति कर रहे थे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, अगड़ा पिछड़ा करना, गरीब करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो। UGC ने जो भी आदेश जारी किया था, उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में
में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। अब देखो इंग्लिश ज्वाइंट लाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको बात से सुन रहे हैं हम तो अंदर में थे जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो सीधे हमारे न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी है। इस खबर पर हमने दो अलग अलग कुंजी तैयार की। पहली कुंजी सोने और चांदी की उस रॉकेट रफ्तार पर जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोना चांदी की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। अब चांदी ने 4 लाख का रिकॉर्ड बना दिया है, यानी सोना चांदी में निवेश करने वालों की चांदी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रुपए की गिरावट भी नहीं रुक पा रही है। पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। चांदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो दावे किए जा रहे हैं आज वो सही साबित हो गए। चांदी की कीमतों ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। चांदी की आंधी में आज 4 लाख का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। पहली बार चांदी की कीमतें 4 लाख के पार हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च एक्सपायरी वाले चांदी का वायदा 6% बढ़कर 4,07,000 रुपए पर प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 3 लाख से 4 लाख तक का सफर चांदी ने सिर्फ 10 दिन में ही पूरा किया। 19 जनवरी से आज तक चांदी की प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे, उसके पापा कर रहे ऐसे ही हाल सोने के भी हैं। सोने की कीमतों में भी उछाल देखा गया। इसका मतलब है कि सोने चांदी के दाम पर दिन दिन नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। निवेशक अब भी भर भर कर सोने चांदी पर दांव लगा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण दुनिया में जंग और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। दूसरा कारण अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होना भी है। तीसरा कारण यह है कि दुनिया के कई देशों के रिजर्व बैंक में सोना जमा हो रहा है। साल भर में करीब 900 टन से ज्यादा खरीदारी की गई है। इसी तरह चांदी की आंधी के पीछे की वजह भी जानी चाहिए। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ से डर का माहौल है, इसीलिए अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन रुकने के डर से बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही चांदी खरीद रही हैं। अब एक और सवाल ट्रेंड करने लगा है कि क्या चांदी इसी रफ्तार से 5 लाख का आंकड़ा भी पार करने वाली है, या फिर सोने चांदी की कीमतें कभी भी क्रैश हो जाएंगी। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी लोग सोना चांदी खरीदते ही जा रहे हैं। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार बजट में सोना चांदी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि साल 2025 में भारत का सोना आयात करीब 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि चांदी का आयात लगभग 9 अरब डॉलर रहा। बड़ी मात्रा में आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है और रुपए में कमजोरी देखी जा रही है। ऐसे में आयात शुल्क बढ़ाया जाना एक विकल्प है। फिलहाल सोने चांदी पर देश में 6% इंपोर्ट ड्यूटी लागू है। अबे यार 15% तक थी। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड बहुत हाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पहली बार सोने की मांग 5000 टन सालाना से ज्यादा हो गई। वैश्विक स्तर पर सोने में निवेश 84% तक बढ़ा है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर सोने के निवेश की मांग 2175 टन से ज्यादा है। इसके अलावा अलग अलग देशों के बैंकों ने 863 टन सोना खरीदा है। पोलैंड के नेशनल बैंक ने 102 टन सोना खरीदा। खास बात यह है कि कीमत बढ़ने से सोने के आभूषणों की मांग 18% घटी है, लेकिन सोने में निवेश से कीमत बढ़नी जारी है। ये मामला आज संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा कि सरकार को सोने की कीमतों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की बॉलिंग तो बहुत नीति है, और मैंने बस का हेड नहीं दिखाता है। किसान, श्रमिक और निम्न वो वर्ग बॉल एक स्टंप के पे परिवार अपनी बेटियों के विवाह के न्यूनतम आभूषण पर खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश में मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल को प्रभावी कदम उठाएगी। अब इस खबर की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए पर आधारित है। पिछले कुछ दिनों से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। बुरी
कब से निचले स्तर के करीब बन हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई और इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इसी वर्ष के पहले महीने में रुपया करीब 2% गिर चुका है। 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्ष में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2014 में करीब 58 रुपए से शुरू हुआ सफर अब 92 रुपए तक पहुंच चुका है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने रुपए के कमजोर होने की बात मानी, लेकिन इसका जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय हालात को बताया। इससे पहले वित्त मंत्री कहती थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स के गिरने के बाद भी रुपया कमजोर हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर और बॉन्ड बेचकर पैसा निकालते तो उन्हें डॉलर में बदलना पड़ता है। यानी जैसे जैसे विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, रुपया दबाव में आ रहा है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेश से सामान मंगाती हैं या जिन पर डॉलर में कर्ज है, उन्हें डर है कि भविष्य में रुपया और गिर सकता है। इस डर से कंपनियां पहले ही डॉलर खरीद रही हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और नीचे जाता है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। डॉलर कम आने की चिंता बढ़ी। जब देश में डॉलर आने की रफ्तार कम होती है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों से उत्पादों पर पड़ेगा और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, इसलिए पेट्रोल और बस आप कमेंट करो। तेल की कीमत कमेंट सब्सक्राइब में आपको क्या जाता है बताओ। महंगाई बढ़ सकती है। इससे विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई का खर्च भी महंगा हो जाता है। देश का सालाना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड आ गया है, जिसे हम और आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि क्या महंगाई काबू में है, क्या जेब पर दबाव कम होगा और क्या अब एआई सच में आम आदमी की जिंदगी बदलेगा। इस रिपोर्ट पर हमने सत्ता की छोटी लेकिन असरदार कुंजी आपके लिए तैयार की है, जो कम समय में इस सर्वे का निचोड़ आसान भाषा में आपके सामने पेश करे। वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसमें इस बार कुल 16 चैप्टर है, जिसमें एआई पर एक अलग से चैप्टर मौजूद है। यानी एआई अब खास है और सदा के लिए है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2026-27 में विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। इसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना दुख की बात नहीं है। कोई लोग ऐसे कोई लोग ऐसे कोई लोग ऐसे भी करते होंगे। इसको देखो, पहले हम ऐसे पूरा फैलाएंगे, फिर इस उंगली को ना नीचे करना है ऐसे। अब आप देखना, वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है, जिसे सरकार अच्छा मान रही है। 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफी मदद मिली है। दुनिया भर में भारत का निर्यात बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में निर्यात 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में जारी है और बड़ी बात यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भी भारत का सामान का निर्यात अप्रैल और दिसंबर 2025 नॉर्मल बेस 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो भारत के लिए इसमें एक उंगली का गैप। इस सर्वे में ये जो आपको यहाँ पे है, इसमें आपका 2 फिंगर्स का गैप है। अब देखना, यहाँ पे रहना छोटा जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के 4.4% का लक्ष्य रखा है। उस दिन मैं खेल रहा था, सरकार मैंने हैट्रिक ली है। खर्च करती है उसे ये ग्रिप यही बट नॉन लेदर थी। मतलब है मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ और 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी यानी रविवार को आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं हम कल। दोनों अलग अलग होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वर्ष